हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 158। अब आगे टाइगर सीधा आस्था को अरमान सिंघानिया के सामने ले आया था। रश्मि उस वक्त अपने कमरे में थी, आकाश सुमित इस वक्त अस्पताल में गए हुए थे। वहीं आहान और ध्रुव आस्था और अरमान के लिए शॉपिंग करने गए हुए थे। दादाजी काफी हद तक अरमान के इस तरह के बर्ताव करने पर मायूस से थे, तो इसीलिए वह अपने आप को थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए पास के ही पार्क में चले गए थे। अब आस्था जो कि अरमान का सामने नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब टाइगर जो कि आस्था को तुरंत अरमान के सामने ले आया था। इस वक्त अरमान अपने कमरे में था और वह आस्था को देखने लगता है। आस्था ने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखती, हालांकि उसने अपना सर झुकाकर नहीं रखा था, वह केवल इधर उधर देख रही थी। उसने अरमान की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उस फोजट के बाद उनकी यह पहली मुलाकात थी। तब अरमान ने टाइगर को वहां से जाने का इशारा किया और जल्दी ही दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजा बंद होते ही आस्था थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन तभी तक अरमान उसके करीब आकर खड़ा हो गया था और अचानक आस्था का हाथ पकड़कर वह उसे बेड पर ले आया। आस्था चुपचाप खामोशी से उसके साथ बेड पर बैठ गई थी। तब अरमान ने आस्था के बालों से खेलते हुए उसे बोला, कहाँ गई थी अगर तुम कॉलेज नहीं गई थी तो कहाँ थी अब तक? आस्था बेपरवाही से बोलती है, इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए मिस्टर अरमान सिंघानिया। मैं कहाँ गई थी? कहाँ नहीं। वैसे भी आप जो मेरे साथ करना चाहते थे वह आप कर चुके। आप अपनी पूरी मनमर्जी कर चुके हो, तो अब आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? और मैं कहीं भी जाऊं, किसी के साथ भी घूमूं, कुछ भी करूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आस्था की बातों में उसकी नफरत, उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही आस्था ने अरमान की बात का एकदम उल्टा और अलग जवाब दिया, अरमान की भावें आपस में जुड़ गई थी और वह अपने आप पर कंट्रोल करता हुआ आस्था से नॉर्मल टोन में बोलता है, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। मैंने आपसे पूछा आप कहाँ गई थी। तब आस्था ने एक झटके से अपना अरमान हाथ अपने बालों पर से हटा दिया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, क्या आपको सुनाई कम देता है? आस्था अपने आप को बेहद मजबूत अरमान के सामने दिखाना चाह रही थी। वह उसे एहसास करना चाहती थी कि जो कुछ भी हरकत उसने उसके साथ की है, उसके बाद अगर वह ये समझता है कि वह आस्था को तोड़ देगा तो यह उसकी गलतफहमी है। आस्था लाउड वॉइस में बोली थी, मैंने कहा ना मैं कहाँ गई थी, कहा नहीं, इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलकर आस्था उठकर जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए उठती है, तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। आस्था सीधा उसके सीने से जा लगती है और अरमान कुछ पल आस्था को अपने करीब पाकर सुकून सा महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल अपनी गर्दन टेढ़ी करके अरमान बड़ी बुरी तरह से आस्था को देखने लगा था। वह कभी उसके होठों को देख रहा था तो कभी उसकी आंखों को, उसके गालों को, उसके बालों को देखने लगा था और फिर अपने दोनों हथेलियां से आस्था के चेहरे को भरकर बेहद सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, आपका नाम आस्था अरमान सिंघानिया है और सिंघानिया परिवार का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा है, इसीलिए आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको जवाब देना होगा कि आप कहाँ गई थी। अभी भी अरमान बड़ा ही नॉर्मल और एकदम ठंडा सा बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वह बहुत ही जेंटलमैन हो, एकदम जीनियन आदमी जो आराम से अपनी बीवी को हैंडल कर रहा था। तभी आस्था अरमान की इतनी नर्म बात सुनकर फिर से तेज आवाज में बोलती है, मैंने आपसे कहा ना कि इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ गई थी, कहाँ नहीं। अब अरमान अचानक आस्था की बात सुनकर अपने फहद पर टेप करना शुरू कर दिया था। आस्था अरमान को इस तरह से करते हुए देखकर एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन अब वह अरमान के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। जो अरमान ने उसके साथ किया था उसके बाद तो वह बिल्कुल भी नहीं, और उससे अब अरमान से वह डरना भी नहीं चाहती थी। अब अरमान इससे ज्यादा अपने आप को और शांत नहीं कर सकता था। आस्था का इस तरह से थोड़ी तेज आवाज में आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब देना उसे अंदर तक तपा गया था। अचानक उसने उसके बालों को कसकर खींचा और उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया था और एक बार फिर पागलों की तरह उसे किस करने लगता है। अब तो आस्था ने तो सोचा था कि वह इस तरह से अरमान पर गुस्सा करेगी उस तेजी और उसे उस बात का एहसास कराएगी कि उसने उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है, तो वह उससे माफ़ी मांगेगा, उसकी मिन्नतें करेगा, उसकी खुशामद करेगा, उसे बोलेगा कि वह दादाजी को इस बारे में कुछ ना बताएं, वह आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। आस्था की केवल एक से दो बार चीखने चिल्लाने से ही अरमान कंट्रोल नहीं कर पाया और वह आस्था के होठों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। अब तो आस्था बचने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। अरमान की चेस्ट में पेट में काफी हद तक अभी घाव थे।
जो हरे थे जो भरे नहीं थे। आस्था लगातार वहां मुंह के बरसाए जा रही थी, लेकिन अरमान को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और कितनी देर तक उसके होठों को चूमने के बाद उसने उसे छोड़ा और फिर अपनी जुबान पर जीभ फिराते हुए बोलता है, एक बात याद रखना मिसेज आस्था सिंघानिया, आज के बाद इस तरह से मुझसे बात करने के बारे में सोचना भी मत। और आप कहाँ गई थी कहाँ नहीं इसके बारे में तुम्हें पता लगा ही लूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और बात जाननी होगी। आप मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया है, 24 घंटे अब आप मेरे साथ रहेंगी। इतना ही नहीं, आज के बाद आप कॉलेज भी नहीं जाएंगी, आप अब सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेंगी। और रही बात आपका सपना पूरा करने की, क्योंकि मैं आपको इतनी सी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। आज के बाद कॉलेज का प्रिंसिपल सारे नोट्स हर रोज आपको खुद भेजेगा, तो इसके लिए आपको कॉलेज जाकर पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ाई खुद चलकर आपके पास आएगी। आज से आप सिर्फ मेरी नज़रों के सामने रहेंगी, एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं होंगी। जब से अरमान को इस बात के बारे में पता चला था कि आस्था कॉलेज में नहीं है, अरमान की सांस रुक सी गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो उसकी जिंदगी उससे दूर हो गई हो, और उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं उसने जो आस्था के साथ किया था उसके बाद आस्था उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। ऐसे कैसे आस्था कॉलेज से जा सकती है, वह भी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद। तो कहीं ना कहीं अरमान के मन में एक डर बैठ गया था, इसीलिए उसने डिसीजन लिया था कि वह अब आस्था को एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करेगा, क्योंकि आस्था उसकी नश नश में बस चुकी थी। भले ही एक कमजोरी के तहत वह उसके साथ गलत पोस्ट कर चुका था, लेकिन उसने सोच लिया था कि बहुत जल्द वह आस्था को अपने प्यार से अपना बना लेगा। लेकिन किसी भी कीमत पर अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और 24 रोज अपनी आंखों के सामने रखेगा। अरमान की इस तरह की बात सुनकर आस्था के तो बदन में सनसनी दौड़ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान सीधे सीधे उसे होस्टेस बनाने की बात कर रहा था। तब आस्था चीखते हुए बोलती है, आखिरकार आप होते कौन हैं, मुझे इस तरह से घर में कैद करने वाले? मैं जाऊंगी यहाँ से, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, समझे आप? नहीं रहना है मुझे, आप जंगली है, जानवर है, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। आपको क्या लगता है कि यह सब कुछ होने के बाद भी मैं आपके साथ रहूंगी? इम्पॉसिबल मिस्टर अरमान सिंघानिया, और मैं आज के आज यहाँ से चले जाऊंगी। ये सब बोलकर आस्था जैसे ही वहां से जाने लगी, अरमान ने उसका हाथ पकड़ता है और सीधा उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे कसकर हक करता हुआ उसके बालों को चूमता है और उसे जोरों से कसकर गले से लगाए लगाए ही बोलता है, प्लीज मुझे छोड़कर जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मुझसे कभी दूर मत जाना, कभी दूर मत जाना। मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी मजबूर भी मत करो कि मैं तुम्हें इतना सा भी हट करूं। प्लीज चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझसे दूर मत जाने के बारे में सोचना भी मत। मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, सोचना भी मत। अरमान बेहद नरमी और दर्द भरी टोन में सारी बातें कर रहा था। हालांकि उसके खुद की कंडीशन अभी ठीक नहीं थी, फिर भी उसने आस्था को बड़ी जोरों से कसकर गले से लगाया हुआ था। उसके सीने पर, उसकी कमर पर, उसकी बाजू में इस वक्त काफी ज्यादा दर्द था। लेकिन आस्था का बार बार यह कहना कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी, ये बात वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कितने ही देर तक आस्था को कसकर हक करने के बाद अरमान बड़े ही प्यार से उसकी कमर को सहलाते हुए कहने लगा था, मैं जानता हूँ मेरा बर्ताव सख्त है थोड़ा सा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी और मेरे प्यार को भी समझोगी, और आज के बाद मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। आफत, ऐसा बोलकर अरमान ने उसके माथे को चूम लिया था और बाहर चला गया था। वही आस्था तो एकदम पत्थर के जैसी जम गई थी। कहाँ तो वह अरमान पर सवार होने की कोशिश कर रही थी, अरमान पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन अरमान ने तो प्यार ही प्यार में सारी बातें कहकर उसकी आज़ादी छीन ली थी और उसे सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ अब उसी के आसपास रहेगी। अब आस्था ने रोना शुरू कर दिया था। रोने के अलावा उसे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि जिस तरह से अरमान उसे कह रहा था, अब तो आस्था का कॉलेज जाना भी उसने बंद करवा दिया था। अरमान की बातों में सनकी और दीवानगी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे आस्था को अब बेहद डर लगने लगा था। वहीं दूसरी ओर सुमित, और सुमित सबसे पहले जो के अस्पताल में गया था, उसने आकाश को भी मैसेज करके अस्पताल में बुला लिया था, क्योंकि वह अकेले राधिका को हैंडल नहीं कर सकता था। क्योंकि जिस तरह से राधिका नर्स के ठीक पीछे से चिल्ला रही थी, तो सुमित को लगाकर शायद उसे आकाश की मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए वह आकाश को लेकर अस्पताल में पहुंच चुका था, और जैसे ही वह वहां गए उन्होंने देखा कि अस्पताल के बाहर काफी ज्यादा जमावड़ा लगा हुआ था। हाँ, कितने सारे लोग इकट्ठा थे और वहां बेड पर खड़ी होकर राधिका चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बोलती है, मुझे जाने दो, क्यों मुझे कैद करके रखा हुआ है, यहाँ पर छोड़ो, मुझे जाने दो, ऐसे बोलकर राधिका चीख रही थी, चिल्ला रही थी।
लेकिन जैसे ही सुमित और आकाश वहां गए और राधिका ने सुमित को देखा, एकदम से ही वह पूरी तरह से शांत हो गई थी और चुपचाप बेड से नीचे उतर गई थी। राधिका की याददाश्त बिल्कुल ठीक ठाक थी। हालांकि कितने सालों से वह कोमा में थी, कोमा में भी उसे सिर्फ और सिर्फ सुमित का ही तस्वुर ही था, क्योंकि वह सुमित को दिल की गहराइयों से प्यार किया करती थी। अब जैसे ही सुमित ने राधिका को देखा, वह उसे घूरते हुए बोलता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने यहाँ? ऐसा बोलकर उसने एक एक करके सभी को वहां से जाने के लिए कह दिया था। अब केवल कमरे में आकाश, सुमित और राधिका ही थे। तब राधिका सर झुकाकर एक तरफ खड़ी हुई थी। तभी आकाश आगे आया और बोलता है, राधिका तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? तब राधिका ने आकाश को कोई जवाब नहीं दिया और अचानक सुमित उसके करीब गया था और बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आकाश ने क्या पूछा, बताओ। तुम ठीक हो ना? अब तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, याद रखना। अभी सुमित आगे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तब तक राधिका ने सुमित को अपने पास पाकर तुरंत उसे गले से लगा लिया था। एक पल के लिए सुमित पूरी तरह से फ्रिज हो चुका था कि अचानक से इस लड़की को क्या हुआ है, वही उसे इस तरह से गले से क्यों लगा रही है। वहीं आकाश राधिका को इस तरह से देखकर मुस्कुरा उठा और राधिका को सुमित को गले लगाते देखकर वह वहां से बाहर निकल गया था। तब आकाश को इस तरह से बाहर जाता है वह देखकर सुमित चौंक गया और माथे पर बल लाकर उसने राधिका को कंधे से पकड़कर खुद से दूर किया था और बोलता है, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझे गले से लगाने की? हाँ। तभी राधिका बोलती है, आप आ गए। आप जानते हैं मैं कितने सालों से कोमा में हूँ, लेकिन हर रोज मैं कोमा में भी सिर्फ आपको याद करती थी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। मुझे तो लगा था कि अपने दिल की बात कहने से पहले ही मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं मरने से पहले आपको अपने दिल की सारी बातें बता देना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब सुमित, जो कि राधिका को उसके किए की सजा देना चाहता था, हालांकि राधिका की कोई गलती नहीं थी, लेकिन सुमित फिर भी उसे जिम्मेदार ठहराता था, तो वो उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से जम चुका था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस लड़की की जिंदगी में वह दुख ही दुख भरना चाहता है, वह लड़की उससे शादी करना चाहती है और कोमा से उठते ही से शादी करने की पड़ गई। तब सुमित तिरछा सा मुस्कुराकर उसकी ओर देखकर बोलता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तभी राधिका बोलती है, लेकिन मैंने क्या किया है? किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चांदनी की सच्चाई दिखाई है। उसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें चांदनी जैसी धोखेबाज लड़की से बचा लिया। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।